जी, मैं अरशद ज़मान साउथ दिल्ली यानी दिल्ली से आपसे फिर बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से वादा कर रखा था कि भाई देखिए, रोज़ एक कहानी मैं आप लोगों को कुछ अलग ढंग से सुनाऊंगा, बिल्कुल नए तरीके से और नए सब्जेक्ट और नई थ्रिल के साथ सुनाऊंगा। मगर आज मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं आज 1.5 कहानी सुनाऊंगा। वन, पूरी एक कहानी और आधी उसके साथ जोड़कर, यानी 1.5 कहानी। कभी सुना भी नहीं होने का कि कोई कहानी 1.5 भी होती है, 1.25 होती है, या तो 1 होती या 2 होती। मगर मैं आज आपको 1.5 कहानी सुनाऊंगा। 1.5 कहानी सुनाने की वजह यह है, पहले तो मैं पूरी पहली वाली सुनाऊंगा, फिर आधी और सुनाऊंगा। उस कहानी को भी सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात हो गई है। अच्छा, तो मैं कहानी की शुरुआत ऐसे करता हूं कि भाई आज की जो कहानी है उत्तराखंड से है मेरी। उत्तराखंड यानी जिसकी कैपिटल, स्टेट कैपिटल देहरादून है, उत्तरांचल। और उसमें ये भी है कि भाई ये देहरादून से हमारा भी नाता है, हम भी जाते आते रहते हैं। हमारा एक वहाँ रहने सहने बैठने उठने खाने पीने का परमानेंट हमारा अपना ही जुगाड़ भी है। मैं जुगाड़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको ज़रा फ़र्क है इसमें क्या अपने होने में और जुगाड़ होने में। खैर, मैं कहानी की बात शुरू करता हूँ। एक हमारे यहाँ की एक स्टेट थी इसी देहरादून के आसपास, यानी देहरादून से आप लगाइए कि एक 140-45 किलोमीटर दूर एक स्टेट थी। अब देखिए, मैं यहाँ अपनी उस स्टेट का, हमारी नहीं, एक स्टेट थी तो उस स्टेट का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, और थोड़ा मसलहत इसलिए भी नहीं बता सकता चूँकि मेरे पास कोई सबूत, रिकॉर्ड और प्रूफ नहीं होते हैं। मैं तो कहानियाँ सुनाता हूँ, और मगर ये ज़रूर बात है कि हर कहानी एक वाक़या होता है कि ये झूठी सच्ची झूठी ऊटी बातें मैं नहीं बताता, ना मुझे अच्छा लगता है बताना। तो एक स्टेट थी, उस स्टेट के राजा साहब जो थे वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए कभी बचपन में, बहुत पुरानी बात है भाई ये। और जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो वहाँ किसी इंग्लिश यानी ब्रिटेन की किसी, वहीं इंग्लैंड में रहने वाली किसी अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स से उनका प्यार हो गया। और वो प्यार होने के साथ वहाँ रहे, उनके क्लासमेट होंगे या उनके मोहल्ले वाले होंगे या पढ़े, जो भी कुछ रहा होगा, उनकी शादी हो गई और वो अपनी वाइफ को यानी उस अंग्रेज़ को अपने साथ ही लेके इंडिया अपनी स्टेट में आ गए। यहाँ ये उत्तराखंड की बात हो रही है। स्टेट उनकी देहरादून से 140 किलोमीटर दूर थी, लेकिन देहरादून में भी उनका एक बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंपाउंड और एक बंगला था। तो एक यहाँ बात की हो गई। इसलिए आज की कहानी 1.5 इसलिए है कि एक तो ये कहानी है उत्तराखंड की, और उसमें आधी कहानी मैं जोड़ूंगा, वो भी उत्तराखंड से ही मुताल्लिक है। अब ये वो जो है दूसरी, वो कहानी नहीं, वो एक अलग इशू, अलग बात है, उसको टाइटल आप लोग देंगे, ठीक। तो हमारी जान पहचान एक वहाँ एक और बंगला था, बराबर में एक बंगला था डालनवाला में। वहाँ रहती थी एक वुमेन, रहती थी, बहुत पुरानी लेडी थी, काफ़ी एज थी। अब ये लोग ये मुझे बताते थे और उन्होंने भी बताया कि वो राजा राम मोहन रॉय जो थे उनकी बेटी थी या उनकी भतीजी थी या उनकी अजीज़ थी। मगर वो उस बड़े बंगले में एक दूसरा बंगला था, ये दूसरे बराबर वाले बंगले की बात मैं बता रहा हूँ। वो राजा साहब का बंगला अलग था, राजा राम मोहन रॉय का बंगला अलग था। मैं उसमें बात करूँ तो मैं उनके पास कभी कभी जब देहरादून जाता तो उनसे मेरे ताल्लुक़ थे। बंगाली फैमिली थी, वो अकेली दुनिया में रह गई थी, बहुत बूढ़ी थी। मैं चला जाया करता था उनके घर पे, उनके बंगले पे, डालन वाला। अच्छा, एक दिन मैं डालन वाला में अक्सर व बेशतर तो मैं दिन में जाया करता था, डे टाइम में जाया करता था। लेकिन एक दिन है कि मैं शाम में कोई 6:30 बजे उधर से गुज़र रहा था
तो उनकी मुझे याद आ गई और फिर मैंने सोचा कि लाओ अब मैं इधर से जा रहा हूँ तो उनसे भी मिलता चलूँ। मैं उनके पास चला गया। वो मैं बताऊं कि इतने बड़े शख्स की वो बेटी या भतीजी होने के बावजूद उनकी घर की लाइट कटी हुई थी, अंधेरे में वो बैठी थी, क्योंकि वो गरीब हो गई थी। बंगला तो बहुत बड़ा था लेकिन कोई आगे पीछे दुनिया में उनका रहा नहीं था। उन्हें बस मैं ये बताऊं कि बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के देने के लिए पैसे तक नहीं थे। और इसी नाते मेरा उनसे ताल्लुक़ भी था, पढ़ी लिखी बहुत थी और वो मुझे वाक़या सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी और ये कहा करती थी कि यहाँ हमारे घर पे, इसी घर पे जवाहरलाल नेहरू भी आया करते थे, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी आया करते थे और बड़े बड़े लीडरों के वो नाम लिया करती थी। ये उस वक्त की बात थी कि ज़रा मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। तो नेहरू जी तो चलो हमारे फेवरेट थे, मगर और कौन कौन आते थे, किस किसका नाम लेती थी, उस पर मैंने गौर नहीं किया। उनके यहाँ उसी दिन एक साहब बराबर वाले बंगले के भी बैठे हुए थे। वो इसलिए बैठे थे कि ये भी बंगाली थी और जो बराबर वाले बंगलो था उसके अंदर जो वो रहते थे, जो साहब वहाँ बैठे थे, वो रहने वाले बंगाल के थे मगर एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन थे। वो भी वहाँ रहा करते थे बराबर में। और वो इसलिए रहा करते थे कि उनकी जो रिश्ते की बहन थी वो उन राजा साहब की वाइफ हुआ करती थी। उस जब पहले कभी होती थी, वो दूर दराज की रिश्तेदारी की वजह से राजाओं के पास तो कोई कमी होती नहीं, एक बंगला उनको भी दे दिया था कि उनकी बीवी के रिश्तेदार यहाँ रहे, आए जाएँ, ठहरे, जो भी कुछ है। वो एक स्कूल में पढ़ाया भी करते थे, क्या क्या पढ़ाते थे मुझे मालूम नहीं। खैर उनसे भी मुलाकात हो गई। उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा, मैं 2 4 5 बातें रहीं और मैंने जब बहुत सारी पुरानी बातें निकल के आईं तो मैंने कहा कि मैं भी कलकत्ता जाया करता हूँ कभी कभी, मुझे कलकत्ता शहर बहुत ही पसंद है और वहाँ के तौर तरीक़े, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का कल्चर, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ की स्टडी की स्टाइल, ये मुझे बहुत पसंद। अब ये साहब जो थे एंग्लो इंडियन, ये थोड़ी देर के बाद मैं तो इनको छोड़ के वहाँ से चला आया और उनको मैडम से भी मिला के खुश हो गया मैं, वो भी मुझसे मिल के खुश हो गई और उन्हें मुझसे कहा तुम दिन में आना मेरे पास कभी। मैंने कहा चलिए मैं आऊँगा आपके पास, फिर आता हूँ। जब वो बात हो रही थी तो इसी बीच में वो जो दूसरे एंग्लो इंडियन बैठे थे, देखिए मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगा आज, नाम बताने के लिए बातें बड़ी उलझ जाती हैं और नाम ना बताने में मुझे बहुत तसल्ली रहती है कि भाई कोई ना कोई उलझट्टा होगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई सवाल करेगा और ये फालतू की बातों में मैं उलझट्टे से बचना चाहता हूँ अब आजकल। खैर वो जो एंग्लो इंडियन साहब बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कभी हमारे यहाँ भी आओ, मैं बराबर वाला, ये मैं यहीं रहता हूँ बराबर वाला, बस इनके मकान में यानी इनके बंगले में और उनके बंगले में बीच में दीवार है। वो राजा साहब का बंगला है, ये राजा राम मोहन रॉय के लड़की का बंगला है। इनके हस्बैंड के भी डॉक्टर हुआ करते थे, यहाँ शादी हो गई थी, बंगाल की रहने वाली थी ये। तो एक दिन मुझे, तो मैं रहा करता था 10-10, 12-12 दिन जाके, 15-15 दिन जाके देहरादून में रहा करता था अपनी जगह पे। जब भी कभी मौसम गर्मी हुआ तो मैं भी कभी कभी देहरादून या मसूरी या इधर उधर चला जाता था। अब एक दिन फिर मेरा उधर से टहल रहा था। अब देखिए मैं पैदल जा रहा था, उस दिन मैं पैदल नहीं जा रहा था, आज मैं पैदल जा रहा था। पैदल जाते जाते मुझे उनकी बंगला सामने आया, पर ध्यान आया, मैंने कहा लाओ यार इनसे भी मिल ही लेते। मैं मिलने गया तो वो बैठे थे अपना जो बंगला था वो भी बड़ा बंगला था, उसके बाहर का एक इलाका था, थोड़ा सा शेड सा, उसके अंदर वो बैठे हुए थे। वो बैठे थे तो मैं भी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, उन्होंने भी कहा कि आओ बैठो यहाँ, कुर्सी एक पड़ी थी, 2 कुर्सियाँ अलग से भी पड़ी थी, वो उस पर, और छोटा सा उनका वो बहुत छोटा सा जो डॉगी होता है उसके साथ वो बैठे हुए खेल रहे थे। मैं भी वहाँ जाके बैठ गया, बातें चीतें होने लगी, इधर की उधर की, कलकत्ता की, अल्लाह की, फला की। तो
रहने वाले बेसिकली ये भी कलकत्ता के थे, एंग्लो इंडियन थे। तो यहाँ इनको किसी क्रिश्चियन स्कूल में कोई टीचिंग का काम मिला हुआ था, पता नहीं, और कह रहे थे कि मैं म्यूज़िक भी सिखाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश किसी स्कूल में पढ़ाते थे। अब ये है कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम क्या काम करते हो? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं काम तो मेरा अभी ज़्यादा नहीं करता मैं, क्योंकि पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है, लेकिन मैं आर्ट से रिलेटेड काम करता हूँ। आर्ट का मुझे शौकीन हूँ। आर्ट के आर्टिफैक्ट्स ये वो ख़रीदना, देखना अच्छा लगता, ये मुझे अच्छा लगता है। और मैं बुक्स भी ख़रीदता रहता हूँ, पुरानी बुक्स, बहुत पुरानी बुक्स। को जो भी किताब 150 साल पुरानी हो मुझे अच्छी लगती है, मैं रखता हूँ। बहुत सारी किताबों का कलेक्शन भी मेरे पास है। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब मैं, वो जो एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुछ चीज़ें तो हमारे पास भी हैं, दिखाऊं? मैंने कहा दिखा दीजिए। वो मुझे कहने लगा चलो मेरे साथ उठो। मैं उठा, उनके अंदर के कमरे में गया। हॉल था, बड़ा सा हॉल था। तो वहाँ कई चीज़ें भी रखी थी उनके, कुछ खेल कूद का सामान था, कुछ और था जो उनका शौक़ होगा वो था। एक कारपेट भी था, वो भी खोल के उन्होंने दिखाया। और एक कोने में एक 3 फुट का स्टेचू रखा हुआ था। वो, उसकी लंबाई, ऊंचाई जो थी 3 फुट की थी। एक बच्ची का स्टेचू था, ब्राउन्ज में बना हुआ था, इंग्लिश ब्राउन्ज में बना हुआ था। यानी ब्राउन्ज वो जो पीतल वीतल का और बिला मुलू के बनाया जाता है, वो ब्राउन्ज का स्टेचू था। बहुत सुंदर लगा, बहुत खूबसूरत था। मैं वहीं फिर उसी के आसपास बैठ गए। वहाँ भी अंदर एक सोफ़ा भी पड़ा था, वहाँ बैठ गए। मैंने कहा, 2-4 बातें को पूछने लगा। फिर मैंने पूछा ये क्या है, ये बच्चा कैसे, ये ब्राउन्स क्या पीस का है? तो उन्होंने उस ब्राउन्स के पीस की कहानी मुझे बताना शुरू की। उन्होंने बताया कि मेरी जो बहन थी, वो राजा साहब की वाइफ जो थी, उनके एक बेटी थी, छोटी सी बेटी, बहुत ही छोटी बेटी थी। उस बेटी के बारे में बताने लगे। पहले उसी का, बेटी का इंट्रोडक्शन से उन्होंने बात शुरू करी कि वो बेटी छोटी थी, अब अच्छी थी, प्यारी सी थी, लेकिन उस बेटी की ख़ास बात ये थी कि वो बात नहीं करती थी किसी से कम बोलती थी, बहुत कम बोलती थी। अब भाई बोलना भी कम चाहिए। रॉयल ब्रीड की बेटी थी और माँ उसकी इंग्लिश थी। बाप हमारे इंडिया के थे, हिंदुस्तान के थे, राजा थे, महाराजा थे। अब वो बेटी बोलती नहीं होगी, कम बोलती होगी। दूसरे बारी उन्होंने बात ये बताई उसके बारे में कि ये बोलती कम थी और फिर हंसती भी कम थी, हंसती नहीं थी ज़्यादा। तो मैं समझ गया भाई ये भी रॉयलनेस की बात है। बच्चे हंसते रहें, बक 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 करते रहें, तो ये भी रॉयल फैमिली के बच्चों को ज़रा शोभा शायद ना देता हूँ। 2 बातें हो गई। तीसरी उन्होंने बात बताई कि वो सुबह उठ के, जब सब नहा धो के, रेडी होके, तैयार होके, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके जब वो तैयार हो जाती थी, तो वो बेटी को फिर उसको कपड़े पहनाना, जूते पहनाना, ये पहनाना, सब काम पहनाना, और तैयार करके ड्रेस पूरी तैयार होके फिर वो अपनी माँ के साथ, उनकी माँ को बड़ा शौक़ था अपने पूरे इस इलाके में, वही जहाँ कोठी में बैठा था मैं बात कर रहा था, कि देखो इतनी बड़ी दूर की जगह में सब फूल थे, सब में फूल ही फूल रहा करते थे। देखिए स्टेट दूर थी, लेकिन उनका बंगला यहाँ देहरादून में भी था। बहुत बड़ा फूल का गार्डन था, हज़ारों किस्म के फूल उन्होंने लगा रखे थे। अब ये वो जो बेटी थी, बच्ची थी, वो इसकी, इन साहब की, जो एंग्लो इंडियन जो मुझसे बात कर रहे थे, इनकी वो बहन, रिश्ते की बहन की बेटी थी। बहुत प्यार करते थे। वो माँ के साथ सुबह चली जाती और उनकी मम्मी जो इंग्लैंड की रहने वाली थी, वो वहाँ फूलों की खेती और फूल उगाना, फूल चुनना, उनकी सफाई करना, उस तरह उनका सारा दिन कटता था। राजा साहब अपने दोस्तों में और क्लब और या जो भी उनके राजा के ठाट होते हैं उसमें रहते थे। ये सब जगह वो कहीं नहीं जाती थी, बल्कि ये फूलों की खेती में अपना सारा दिन लगाती थी।
बेटी भी इनके साथ माँ को देख के उन्हीं फूलों के गार्डन में अपने नौकरों के साथ फूल उठाना, फूल चुगना, फूल देखना, फूल करना, ये सब करा करती थी। और माँ उन्हीं फूलों के गार्डन्स में से फूल इकट्ठे कर लेती थी और एक छोटी सी टोकरी थी, यानी उस बेटी की माँ, छोटी सी बच्ची की माँ, राजा साहब की बीवी यानी रानी, वो फूल इकट्ठे कर लेती थी और एक छोटी सी डलिया जिसमें फूल रखती थी, और वो फूल रख के इकट्ठे करके अपने सजाने के लिए अपने बंगले तक, बंगले ही तो था, वो बंगले के अंदर ले आती थी। फूल कहीं रखती थी, कभी पानी में डाल देती थी, कुछ पेड़ों में रख देती, कुछ ऐसे गमलों में, जो भी का रहा होगा उस तरह होता होगा। ये सब चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। बेटी, और एक ही बेटी थी, राजा साहब की बेटी, आने वाली पूरी सल्तनत और वो पूरा रजवाड़े की मालकिन थी। बहुत दिन तक वहीं रहा करते थे। कभी कभी वो अपनी स्टेट में भी चले जाते थे। ये बात मुझे उनके मामा सुना रहे हैं, उस बेटी के मामा रिश्ते के जो मामू हैं वो सुना रहे हैं। वो भी बहुत बूढ़े आदमी थे। उनकी जो राजा साहब की वाइफ थी, वो उनकी किसी दूर दराज के रिश्ते में कैसे कैसे करके कुछ बहन लगती थी। राजा साहब ने वो बहन की खातिर उनको बाद में, जब राजा साहब ने वो बंगला दे दिया था और ये हालात जो भी बने हों, तो अब ये अपना वक्त ज़िंदगी का वहाँ स्टडी पढ़ा के स्कूल में और उस बंगले में रह के गुजारते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये सामान मैं अब यहाँ से तंग आ गया हूँ, मुझे कलकत्ता बहुत याद आता है, कलकत्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कलकत्ता मुझे बहुत याद आने लगा है अब, शायद इसलिए भी कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई है, मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कब जा रहे हैं आप? कि बस अब मैं ये जो अब छुट्टियाँ होंगी, इसके बाद दोबारा मैं यहाँ से अपना रिज़ाइन सब दे दा के और कलकत्ता में रहूँगा। तो मैंने कहा कलकत्ता में आप क्या करेंगे? कि अरे भाई कलकत्ता में थोड़ा बहुत मेरी जगह है, किराया भी आता है, और छोटे मोटे काम भी हैं कुछ हमारी। उन्होंने कुछ काम बताया कि वो हमारा काम भी है, और मेरे जो वहाँ 2-4 रिश्तेदार हैं वो सब वो काम देखते भी हैं। ठीक है। तो ये कहानी मैंने बताई तुम्हें कि भाई एक बच्ची अपनी माँ के साथ, यानी राजा साहब की बेटी रानी साहिबा के साथ फूलों के गार्डन में फूल चुनती हुई, घूमती हुई फिरती थी। अब हुआ क्या कि एक दिन राजा साहब के उस रजवाड़े पे जैसे बिजली गिर गई हो। वो हुआ यूं कि उसी गार्डन में, उसी घर के कंपाउंड में, वो बेटी माँ से थोड़ी सी दूर हो गई और वहाँ से फूल वूल चुगने लगी। क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, उसको एक सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया। बहुत ही मासूम सी बच्ची थी, बहुत ही मुलायम और बहुत ही नाजुक बच्ची थी। वो सांप ने उसे काट लिया। जल्दी जल्दी उसका भाग दौड़ हो गई, शोर मच गया, सब लोग भागे फिरे, नौकर ये वो सब भागे फिरे। लेकिन वो, मुझे उन एंग्लो इंडियन साहब ने बताया कि उस बच्ची को बचा नहीं सके। जब वो बच्ची नहीं रही, वो कुछ 4 साल की बच्ची थी, शायद 4 साल की या 5 साल की होगी, मुझे पता नहीं, ज़्यादा उम्र उसकी उस वक्त। तो बच्ची की डेथ हो गई, और बच्ची की डेथ के में वो जो उनकी माँ थी, रानी थी, वो इतनी उदास, इतनी दुखी, इतनी उन्होंने की कि वो भी बीमार पड़ने लगी, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। राजा साहब ने कहा कि यार ये भी बीमार हो रही हैं। उन्होंने कहा भाई चलो अपनी स्टेट में चलो। राजा साहब उनको अपनी देहरादून वाला जो उनका महल था वहाँ ले गए। वहाँ भी वो अपनी बेटी की यादों में हर वक्त गुम रहा करती, हर वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचा करती, तो सोचती रहती थी। तो कुछ रानी साहिबा की सेहत ख़राब होने लगी, डाउन होने लगी। तो राजा साहब ने ये डिसाइड करा कि चलो इसे यूरोप लेके चलती हूँ, थोड़ा यूरोप में घुमा लाता हूँ, फ्रांस यहाँ वहाँ सब घुमा के लाता हूँ, तो थोड़ा मौसम पानी भी बदलेगा, कुछ इसको यादें भी भूलेंगी, इसकी उस बेटी की यादों से दूर भी चली जाएंगी। और वो सारा दिन अपनी बेटी की फ़ोटो देखती रहती थी। बेटी के 1-2 फ़ोटो थे, उसी फ़ोटो को वो देखती रहती थी। रानी साहब वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुई यूरोप।
राजा साहब ने किसी तरह उन्हें समझाया कि भाई चलो हम भी घूम लेंगे, यूरोप चल रहे हैं, चलो फ्रांस लेके चलते हैं। ब्रिटेन यूएई आपने ब्रिटिश वो सारा देख ही रखा है आपने, फ्रांस वगैरह है, तो कुछ कहना सिन वो ले घुमाने के लिए उनको, अपनी रानी को फ्रांस ले गए। जब फ्रांस में घूम रहे थे, पेरिस के कहीं आसपास घूम रहे थे, तो रानी साहब ने देखा कि वहाँ स्टैचू बिक रहे हैं, बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं पेरिस में, फ्रांस में लोग बना रहे हैं, बनते भी थे, वहाँ कारखाने भी थे। तो राजा साहब ने कहा कि यार ये तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। राजा साहब ने वहाँ से स्टैचू भी पहले भी कभी ख़रीदे होंगे, फिर ख़रीद लिए। रानी के दिमाग में ये आया कि मेरी बेटी का भी रानी ने राजा साहब से कहा कि यहाँ तो प्रोफेशन है, ये काम चल रहा है, मेरी बेटी का भी एक स्टैचू बनवा दीजिए, मेरी बेटी का भी स्टैचू एक बनवा दीजिए। राजा साहब को माननी पड़ी बात, रानी की बात है, और राजा साहब पे कोई धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो रानी ने अपने सामान में से, अपनी जो उनका जो भी ले गई थी, उसमें से एक फ़ोटो निकाल के उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी का, हमारी जो थी बेटी, इसका ये फ़ोटो है, अब इसको देख के आप मुझे इतना बड़ा एक स्टैचू बनवा दीजिए। राजा साहब ने उन कारीगरों से पूछा जो फ्रांस में बना रहे थे कि भाई कितने दिन में बन जाएगा। तो कुछ उन्हें 1 महीने का या 1-1.5 महीना का टाइम दिया। राजा साहब 1-1.5 महीने बन जाए। राजा साहब तो 3 महीने के लिए गए हुए थे। राजा साहब ने उनको अपनी जेब से उनको मुंह मांगे पैसे दिए और कहा कि ये मेरी बेटी थी जो सांप के काटने से नहीं रही, और ये उसकी माँ है जो हर वक्त इसके उदास रहती है, तो ये इसको अपने कमरे में रख लेगी एक स्टैचू को, और इसको भी तसल्ली हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वाइफ यानी रानी खुश होने लगी। लिहाजा वहाँ वो स्टैचू बना। अब देखिए, फिर मैं अब यहाँ रोक रहा हूँ, वो स्टैचू वही स्टैचू था जो देहरादून में मैंने उनके बंगले के बड़े हॉल में रखा हुआ देखा था। रानी साहब फ्रांस से जब आई, अपने साथ वो स्टैचू लेके आई, देहरादून आई, अपनी स्टेट में गई, फिर देहरादून आई तो अपने साथ ही वो स्टैचू देहरादून ले आई। जब भी कभी कहीं जाती तो वो स्टैचू उनके साथ चला जाता, स्टेट में जाती वहाँ ले जाती, जब साथ लेके आती तो वहाँ लेती, क्योंकि बेटी तो रही नहीं थी। बस अब उसी स्टैचू को वो अपनी बेटी, उसमें स्टैचू में ही अपनी बेटी देखने लगी। ये कहानी, ये बात मुझे सुना रहे हैं वो एंग्लो इंडियन जो रानी साहब के भाई हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत है। एक छोटी सी बिटिया 3-4 साल की, 5 साल की, हाथ में एक कंडी लिए हुए, कैप लगाए हुए, एक नायलॉन का इंग्लिश वो पहने हुए, कुछ फ्रॉक, बड़े बड़े अच्छे बूट पहने हुए, इंग्लिश बूट, और वो स्टैचू में बनी हुई थी। रानी साहब के बारे में सुना कि उनके भी कपड़े फ्रांस से आते थे या ब्रिटेन से आते थे, ब्रिटिश से आते थे, और उसकी बेटी के भी आते थे। तो ये बेटी भी आम तौर पे इंग्लिशी कपड़े पहना करती थी। ये बात मुझे ये भी उन्होंने बताई। तो मैंने उनसे बात रोकते हुए, देखिए फ़ौरन तो मैं नहीं कह सका कि भैया मुझे ये बताओ, मैं ख़रीदना चाहता हूँ इसे, तो मैं इसलिए जल्दी से हिम्मत नहीं कर पाया। तो मैंने कहा आप कलकत्ता जाएंगे तो इसे भी ले जाएंगे? तो कहने लगा भाई बहुत भारी है, 50 kg, 50 किलो की करीब की है, इतना वज़न कहाँ लेके मैं जाऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं लेके भी नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा आप छोड़ के यहाँ चले जाएंगे, तो आप ये, अगर आपका मूड हो तो आप ये मुझे दे दें, मैं आप जो इसकी प्राइस आप चाहें वो ले लीजिए। उन्होंने कहा भाई देखो, प्राइस तो इसके कुछ नहीं होता है, इसकी बेशकीमत चीज़ है, लेकिन मैं इसको देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब तो यहाँ से जा ही रहा हूँ, तुम जो इसका चाहो वो मुझे दे दो। खैर वो मैं प्राइस तो नहीं खोलूँगा, आपको बताऊँगा नहीं, वो प्राइस दे के वो फिगर स्टैचू मैंने ले लिया। अब ये बहुत सालों की बात हो गई। अब आपको मैं यहाँ एक बात ये याद दिला दूँ कि मेरे घर में, मेरे कलेक्शन में जो भी आर्टिफैक्ट्स, फिगर्स, आर्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स,
या स्टेच्यूज़ हैं, अगर उसके पीछे कोई हिस्ट्री, कोई कहानी, कोई वाक़या नहीं है तो वो मैं नहीं ख़रीदता, क्योंकि मैं आपको उसको अपने डेकोरेट करने के लिए उसे घर में नहीं रखता हूँ, बल्कि उससे मोटिवेट होने के लिए भी मैं उसे घर में रखता हूँ। मैं उसको निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और उसकी पीछे की वो हिस्ट्री मुझे याद आती रहती है। अब वो बेटी भी मर गई, रानी साहब भी उसकी याद में बीमार होती रहीं, वापस आ गई फ्रांस से, यूरोप से, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। राजा साहब थोड़े दिन बाद अपनी उस बीवी को इतना प्यार करते थे, उनकी भी डेथ हो गई। और ये एंग्लो इंडियन साहब जो रानी साहब के रिश्ते के भाई थे, ये भी ये इलाका छोड़ के, देहरादून छोड़ के कलकत्ता जाने के फिराक में हो गए। वो फिगर मैं ले आया हूँ। अब यह याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि मैं आपको वही फिगर, वही 50 किलो वज़न की फिगर, उस बिटिया की फिगर, हाथ में फूल लिए, कंडी लिए फूलों की, एक खूबसूरत सा कैप लगाए और अच्छी नायलॉन की शर्ट पहने हुए, वो मेरे पास आज भी घर में मौजूद है। इस वीडियो के ऑडियो के बाद मैं उसका फ़ोटो डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से निहारिए, इसको खूब प्यार से देखिए। ये एक छोटी सी बच्ची जो दुनिया से बहुत पहले चली गई, लेकिन ये आज भी अपने फिगर के रूप में मेरे घर में, मेरी कलेक्शन में मौजूद है। मुझे मालूम है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और इस कहानी को दूसरे एंगल से ज़रूर लीजिएगा। ये एक कहानी हो गई। अब इस कहानी के अब मैं फिगर डाल रहा हूँ।